नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी लेखिका भावना सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी मुट्ठी भर धूप, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। भावना जी 25 वर्षों से साहित्य सृजन में सक्रिय हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मुट्ठी भर धूप। कई दिन बाद आज धूप निकली थी। धुंध और कोहरे से परेशान लोग आज घरों से बाहर नजर आ रहे थे। दफ्तर के कर्मी भी अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ कुछ देर को बाहर निकल आए थे। यूं तो आदतन भोजनावकाश में सब उठ ही जाते थे, फिर भी मौसम के अनुसार कार्यालय परिसर व सामने के लॉन में टहलने वालों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती थी। अधिक सर्दी व अधिक गर्मी के दिनों में कम लोग दिखाई देते थे, लेकिन सर्दी की धूप में लगता था मानो दफ्तर का हर कर्मचारी धूप के टुकड़े समेटने चला आया है। दुल्हन विदा होने पर कार के ऊपर से फेंकी गई रेजगाड़ी को इकट्ठा करने के लिए अकस्मात प्रकट हो जाने वाले उन बालकों की भीड़ की तरह, जिसमें हर बालक अपनी मुट्ठी भरना चाहता है, ठीक उसी तरह हर व्यक्ति धूप को अपनी मुट्ठी में दबोचना चाहता था। जैसे वो उस मुट्ठी पर धूप को बटोर अपनी सीट पर जा बिखेरेगा और उसकी कोसी नर्म आंच में बाकी का दिन सींचेगा। वो भी अपनी सीट से उठा। वो किसी गुट में नहीं था, सामान्यतः अकेला ही रहता था। दूसरों के बेसिर पैर फलसफों पर हामी भरना ना उसकी आदत थी और ना फितरत। अपना काम खत्म करके या तो पुस्तकालय में जा बैठता था, अन्यथा मौसम ठीक होने पर टहलने चला जाता, जिससे दिमाग और मांसपेशियां दोनों खुल जाते थे। जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए इन दोनों का खुला होना बहुत ज़रूरी भी है। उसका दफ्तर एक बहुत बड़े परिसर में था। बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतें और नीचे प्रांगण में कुछ बड़े पार्क, पार्किंग स्थल, कुछ सरकारी स्टोर्स रोज की तरह भरे हुए थे। हर कोने में 4 लोग खड़े होकर या तो मूंगफलियों पर ठहाके लगा रहे थे या पान चबाते सरकार की नीतियों को कोस रहे थे। सरकार कोई भी रहे, मुद्दे तो वही होते हैं। हर कोई परेशान है अपने आप से और अपनी परेशानी के कारण दूसरों में खोजता रहता है। ऐसे बेहद ऊब भरे माहौल में उसका दम घुटता है। आज हर ओर की सड़क कहकहों से आबाद थी। यहाँ वहाँ मूंगफली के छिलके भी धूप खा रहे थे और स्वच्छता की शपथ कहीं उनके बीच पड़ी कुनमुना रही थी। वो तेज कदमों से सीधा निकल आया और चलता गया। धूप पीछे की ओर से पीठ पर पड़ रही थी और गर्माइश उसकी हड्डियों तक सेक पहुंचा रही थी। विचारों में मग्न वो चलता गया, तब तक जब तक सारी भीड़ पीछे न छूट गई। इस भीड़ से बचते बचते जहाँ पहुँचा उसके कदम ठिठक गए। मुख्य सड़क के बाईं ओर टाइप 2 फ्लैट्स वाली सरकारी कॉलोनी थी। कुछ सोचता वो उसके गेट के भीतर दाखिल हो गया। छोटे छोटे 2 कमरे, बड़ी सी रसोई और एक बालकनी वाले फ्लैट्स। कई बरस पहले जब पापा नौकरी में थे तब वो इस सरकारी कॉलोनी में कई वर्ष रहा था। इन 3 मंजिला फ्लैट्स में उसने अपने बचपन और किशोरावस्था के कुछ वर्ष जिए थे। इन इमारतों, इनके बीच फैले बड़े से पार्क से बहुत सी यादें जुड़ी थीं। लेकिन समय के साथ मकानों के रंग ही नहीं, बहुत कुछ और भी बदल गया था। फिर भी किन्हीं कोनों से कुछ छवियां अटकी हुई थीं। उसके कदम अनायास ही अपनी परिचित राहों पर चलते जा रहे थे और इसी तरह चलता वो पार्क में पहुंच गया। उसकी नज़रों में तिराए थे। इस बीच के बड़े पार्क और सर्दियों की छुट्टियों में उसमें बिताए पूरे पूरे दिन। कुछ साथी, एक बल्ला, एक गेंद। सारा सारा दिन पार्क में गेंद बल्ला लेकर दौड़ना, कंचों के लिए लड़ना, पतंग के पीछे दौड़ना, धूप में बैडमिंटन खेलना, आत्मीयता से भरी दरियाँ और चटाइयाँ, एक दूसरे से जुड़े लोग। भाभी जी नमस्ते। मौसी देखो ना, भाभी हमारी नमस्ते का जवाब नहीं दे रही हैं। हल्की फुल्की छेड़छाड़, हंसी ठिठोली। चटाई पर फैले सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, मटर और ढेर सारी आत्मीयता। सोनू भैया की चुहल, चच्ची साग बनाओ तो 1 कटोरी भिजवा देना। मिट्टी वाली हंडिया में बनाना, खूब सारी अदरक डालकर, और साबुत मिर्च वाला देसी घी का छौंक जरूर लगाना। बेटा अब हमसे नहीं होता है, जो बनवाओ अपनी भाभी से कह दो, घर रसोई सब उन्हीं का है। क्या चची, मौसम में एक बार तो अपने हाथ का खिलाओ ना, आलस आलस तुम्हें ना सुहाए है। भाभी आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तो साग चची बनाएंगी, बस तुम उनकी मदद करना। चची ने लाड़ से उसे धौल जमाते हुए कहा, मुआ बुढ़ापे में साग घुटवाएगा मेरे से। और वो, अरे बूढ़े हुए तुम्हारे दुश्मन, तुम तो हमारी हेमा मालिनी हो, कहकर चची को चिढ़ाते हुए भाग जाते। पार्क के दूसरे कोने में कर्नल काका की महफिल, जिसमें तब तक 1971 की जंग के किस्से चलते थे, और एक और बंधी बैडमिंटन की नेट व दीपक सर की निःशुल्क कोचिंग। इन छवियों में घिरा वो पार्क के ट्रैक पर चलता जा रहा था कि अचानक से गिलहरी पेड़ की जड़ से निकलकर भागी।
शायद कुछ खाने को ढूंढ रही थी और उसके कदमों की आहट पा घबरा कर भाग गई थी। पार्क का वो मोड़ सदा से शांत रहा था। बस वहाँ की टूटी फेंसिंग के कारण मदर डेयरी से लौटने वाले लोग शॉर्टकट अपना लेते थे। ऐसी ही सर्दी के एक रोज की बात है। घने कोहरे में मदर डेयरी का टोकन वाला दूध डोलची में भरे डोलची हिलाते इसी रास्ते से वे दोनों लौट रहे थे और अचानक वो बोली थी, जाड़े की सुबह हो या रात, बाहर निकलो तो नाक एकदम सुन्न हो जाती है ना, बिल्कुल बर्फ। उसने मफलर ऐसे कसकर लपेट रखी थी कि उसकी नाक और मुंह दोनों ढके थे। इससे पहले कि वो कहे, कनूदी मफलर पहना करो तुम, वो अपनी रौ में बोलती गई, लेकिन मन के बर्फ होने का कोई मौसम नहीं होता ना। हाथ सीधा नाक पर पहुंचा और मफलर हटाते हुए बोला, दी तुम्हें क्या हुआ सुबह सुबह, इतनी ठंड में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं। मैंने पढ़ा था किसी कक्षा में कि मरने पर हृदय सुन्न हो जाता है। हृदय ही नहीं, पूरा आदमी सुन्न हो जाता है। पापा का बर्फ सा हाथ याद है मुझे आज तक, लेकिन हृदय और मन का भेद मैं आज तक नहीं जान पाई। अगर हृदय मरने पर सुन्न होता है तो मन क्या होता है? वो कैसे कई कई बार सुन्न होकर भी जिंदा रह जाता है? पापा जब गए थे हम सबके मन सुन्न थे, लेकिन हम जीते रहे। मन के बर्फ हो जाने पर कोई जिंदा कैसे रहता है? वो चलते चलते रुक गया कि पार्क के अगले गेट से निकलते ही दोनों के घर थे, एक ही बिल्डिंग में। उन्हें एक दूसरे से बात करने की कोई मनाही न थी, कभी भी कहीं भी, लेकिन उस रोज़ उसे लगा था ये बात वो उससे घर में नहीं पूछ सकता था। वो जानना चाहता था कि उसने ये बात क्यों कही, लेकिन वो नहीं रुकी थी और तेज कदम भरती सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई थी। उसकी चाल से लगा था कि कुछ है जो उसे खाए जा रहा है। वो उससे 6 बरस बड़ी थी। स्नेह का संबंध था दोनों का। कनूदी के कारण माँ बहुत निश्चिंत रहती थी। कहीं जाना हो चाबी कनूदी के पास। घर में सबसे बड़ी कनूदी के 2 छोटे भाई थे। उन दिनों नॉन कॉलेजिएट से एमए की पढ़ाई कर रही थी वो, और वो 11वीं में था। वो पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी और उम्र का अंतर होने पर भी दोनों की अच्छी दोस्ती थी। दोपहर में स्कूल से आकर जब उसे चाबी लेने जाता, वो अक्सर ही उसे बिठाकर गर्म रोटी खिला देती और माँ का बनाया खाना यूं ही रखा रह जाता। कई बार डांट खाई दोनों ने, पर दोनों में से कोई नहीं सुधरा। दोनों में गहरा स्नेह था। नेह और दर्द का संबंध भी बड़ा गहरा होता है। उसने कई बार महसूस किया है कि यदि तुमने किसी का प्रेम अनुभव नहीं किया तो उसका दर्द तुम्हारे दिल को चीर नहीं सकता। तुम्हें उन्हीं के दर्द छूते हैं जिससे तुमने प्रेम किया हो या जिन्होंने तुम्हें बहुत प्रेम किया हो। अन्यथा इस भीड़ भरी दुनिया में यदि सबका दर्द महसूसने लगो तो जिंदा ही न रह पाओ। कनू का दर्द उसे गहरे बींध रहा था। उससे हुई इस बात के बाद वो 2-3 रोज उनके घर न जा पाया, लेकिन एक अजीब सा डर उस पर हावी था। इतवार की सुबह उसने कनू दी को सपने में देखा था। वो अपने को और न रोक सका और गणित का बहाना लेकर उनके घर गया था। दीदी चलो ना, पार्क में धूप में बैठकर पढ़ा दो, कहता हुआ वो उसे बाहर खींच लाया था। वो शायद बेचैन थी, खिंचाई थी एक ही पुकार पर। पार्क के कोने में धूप वाली बेंच पर बैठते उसने पूछा था, कनू दीदी तुम ठीक तो हो ना? उसकी आंखों के स्याह गोलों में भीतर जज्ब गहरे दर्द के दरिया का अंकन था। वो उस दरिया को बहाकर रीता कर देना चाहता था। वो हैरान था कि सदा मुस्कुराने वाली उसकी कनू दी को क्या क्या दुखी कर रहा है। घर में सब ठीक है? कुछ बात हुई क्या घर में? कनू दी मौन रही। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? मेरी माँ? और ये कहते उसकी आंख से दरिया बह निकला था मोटी धारों में, बेरोक बेआवाज। बताओगी भी कि क्या हुआ? तुम्हें कैसा लगेगा यदि कोई तुम्हें ये पता चले कि जिसे तुम सदा से माँ मानते आ रहे हो दरअसल वो तुम्हारी माँ है ही नहीं? क्या? हाँ, क्या कह रही हो तुम? पिछले सप्ताह मौसी आई थी घर पर, 2 दिन रुकी। उसी दौरान एक दिन मैं कुछ सामान लेने गई थी। वापस लौटी तो देखा माँ दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और मौसी से बातें कर रही थी। मैं चप्पल उतारकर चुपचाप बढ़ी थी। उन दोनों को पीछे से डराना चाहती थी और उन पर झपटने से पहले दबे पांव जाकर 1 मिनट के लिए दरवाजे की आड़ में खड़ी हुई। मौसी मेरे रिश्ते के लिए प्रस्ताव लेकर आई थी और वे दोनों इसी पर बात कर रहे थे। मुझे उत्सुकता हुई तो मैं सांस रोक के सुनने लगी। फिर मुझे माँ का स्वर सुनाई दिया कि लड़के वालों को ये बताने की क्या आवश्यकता है कि कनू गोद ली हुई है। फिर जब आज तक कनू नहीं जानती तो उन्हें बताने का क्या लाभ? कनू मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिस पर मौसी ने कहा, नहीं, सच्चाई बताना ही सही होगा। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ।
मेरी हर ज़रूरत को अब तक पूरा करने वाली मेरी अपनी माँ नहीं है? उस क्षण मुझे लगा कि मैं सुन्न हो गई हूँ, किंतु मैं जिंदा रही। ये एहसास कि जो तुम्हारे अपने थे वे अपने नहीं हैं, जिन्हें तुमने बेहद प्यार किया वे अपने नहीं हैं, तुम्हें मार देने को काफ़ी होता है। मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब वहीं दीवार के साथ बैठ गई और सुबकने लगी। माँ को पता लग गया मैं वहाँ हूँ। किसी गुनहगार की तरह वो आकर सामने खड़ी हो गई। उसने चुपचाप मेरे आंसू पोंछे, हाथ पकड़कर उठाया और कसकर गले लगाया। वो आज भी वैसी ही है, लेकिन तब से एक अदृश्य हिमशिला आ गई है हमारे बीच। ये सब कहकर वो शून्य में ताकने लगी थी। उसके चेहरे पर जैसे कोहरे की परत चढ़ी हुई थी। तुमने उनसे बात की? पूछा नहीं कब कहाँ से लाई तुम्हें? हाँ, माँ ने बताया कि मुझे कानूनी रूप से गोद नहीं लिया गया है। मुझे मेरे पिता की बहन ने जन्म दिया, लेकिन उनका परिवार लड़की को घर नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए मेरे इन माँ पिताजी ने मुझे अपना लिया। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे जन्मदाता कभी मुझे घर ले जाने के लिए नहीं लौट कर आए। मेरे पास शब्द नहीं थे कि उस समय मैं उन्हें कुछ कह पाता। हम बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, बहुत देर तक। बेंच पर से धूप उतर नहीं लगी थी कि तभी मुनिया हमें बुलाने आ गई। मुनिया 10-12 साल की अनाथ लड़की थी जो वहाँ के घरों में काम करती थी। उसे देख दी के चेहरे पर जमी परत की परत पे घल गई और मैं अनायास कह पड़ा था, दीदी तुम ये सोचकर खुश रहो कि तुम्हें अपनाया गया कि तुम मुनिया नहीं हो। हाँ रे, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मुट्ठी धूप उसके चेहरे पर बिखर गई। ये तो मेरे पिछले जन्म में मेरे अच्छे कर्म हो सकते हैं, जिससे मुझे इतने प्यार करने वाला परिवार मिला। इन्होंने मुझे अपनाया, एक खुशहाल और पूर्ण जीवन दिया। मुनिया ने उस रोज़ जिस धूप को कनू के चेहरे पर खिलाया था, वो बाद में बिखर कर मुनिया जैसी बहुत सी लड़कियों पर छा गई थी। कनू दी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छे स्कूल में अध्यापन करने लगी थी और साथ ही एक गैर सरकारी संगठन बनाकर अनाथ बालिकाओं के लिए गुनगुनी धूप बन गई थी। अचानक जेब में पड़ा मोबाइल थिरक उठा और वो यादों के संसार से बाहर आया। फ़ोन पर सहकर्मी का नंबर देख मुस्कुरा उठा और कदम लौट पड़े कार्यालय परिसर की ओर। धूप आज उसके पूरे जहन को सेंक गई थी। एक प्रार्थना उसके मन में उठी थी, हे ईश्वर, हर किसी पर मुट्ठी भर धूप रोशन रखना। अभी आप सुन रहे थे भावना सक्सेना जी की लिखी हुई एक सुंदर सी कहानी मुट्ठी भर धूप। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।